हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि है हमारे पास कृषि और पर्यावरण, प्रारंभिक कृषि प्रसार और क्षेत्रीय विशिष्टताएं, नदी घाटी सभ्यता। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो है कृषि और पर्यावरण, प्रारंभिक कृषि और उसका प्रसार। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्षेत्रीय विशिष्टताएं हैं और जो नदी घाटी सभ्यता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं अगर थोड़ा अच्छा नहीं हो पा रहा है तो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रारंभिक कृषि है वो कैसी थी। हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर जो भी जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन हुए, यानी कि प्राचीन काल से जो भी जलवायु में परिवर्तन हुए, उसके परिणाम स्वरूप विश्व के जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र है उनमें अनेक जंगली वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों में परिवर्तन आया। ठीक है, जलवायु मतलब वो जो भौगोलिक क्षेत्र है, जलवायु के कारण उनमें परिवर्तन आया, चेंज आया उनमें। जो मानव है वो अपनी आखेटन संग्रहण, पहले वो क्या करता था, पेड़ पौधे से जो है अपने भोजन की आपूर्ति करता था। तो अब मानव जो है अपनी आखेटक संग्रहण अवस्था से ऊपर उठकर कृषि कार्य उसने करना आरंभ किया। कृषि कार्यों का जो आरंभ है पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में शुरू हुआ। इसी कारण से जो मनुष्य है और जो पर्यावरण है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों में एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। हम बात करेंगे भारत में कृषि का विकास। ठीक है, मानव प्रकृति संबंधों में कृषि का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है तथा सामान्य रूप से इसे जो नवपाषाण क्रांति है इससे जोड़ा गया है। हम देखते हैं कि जो कृषि का शुरुआत है वो नवपाषाण काल से ही मानी जाती है। इस काल की जो पत्थर से बनी कलात्मक वस्तु होती थी, जो कि गोल होती थी और लंबी धार वाली होती थी, उनके कारण भूमि की जुताई जो है की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। कब? प्राचीन काल में। प्रकृति के संसाधनों से ऊपर मानव की निर्भरता समाप्त हो गई। पहले जो है मानव प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर था, प्रकृति से वह अपने जो भोजन है उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। अतः अब क्या हुआ कि प्रकृति के संसाधनों से ऊपर उठकर मानव ने क्या किया, मानव ने जो है जौ, गेहूँ, चावल जैसे जो अनाज है उनका उत्पादन करने वो लगा। इसके साथ साथ ही मानव ने कुछ पशुओं को पालतू बनाना भी आरंभ कर दिया। पाषाण शिल्प में आए परिवर्तनों तथा कलात्मक वस्तुओं की अवस्था को परिवर्तन ने इसे एक असाधारण परिवर्तन की संज्ञा दी। बी गार्डन चाइल्ड ने इस अवस्था को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी, क्योंकि उनके अनुसार मानव जीवन पर इन नवपाषाण उपकरणों व शिल्पों का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। गार्डन चाइल्ड के अनुसार नवपाषाण उपकरणों का एक बार उत्पादन आरंभ होने से भूमि को जोतना आसान हो गया तथा इसका आरंभ उस वक्त हुआ जब मानव कंदमूलों को एकत्रित करता था तथा आखेटन का कार्य भी करता था। तथा इससे पता चलता है कि मानव जंगली अनाज को एकत्रित करने तक ही सीमित नहीं रह सकता था, इसलिए भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए भूमि में बीजों को बोना भी आवश्यक था। खेती के विस्तार ने पशुपालन की एक सुदृढ़ नींव दी। खाली भूमि पशुओं के चारे के लिए उपयोग में लाई जाती थी तथा इन पशुओं से जो है दूध एवं मांस प्राप्त होता था। इस प्रकार के आखेटक पर निर्भरता कम होने लगी। नवपाषाण काल में एक स्थायी कृषि समुदाय तथा आवासीय गान की स्थापना हो चुकी थी। इरफान हबीब के अनुसार समय के साथ साथ ये समुदाय अपनी आपूर्ति के लिए अधिक अनाज का उत्पादन करने लगा तथा मिट्टी तथा उसकी बनी ईंटों के स्थान पर अधिक उत्पादन को एकत्रित करना आसान हो गया था। नवपाषाण काल की संस्कृति की कलावती 7000 से 3800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। इरफान अवीब का तर्क है कि हमें नवपाषाण काल की गति को उससे पूर्व की सभ्यता से तुलनात्मक रूप से देखना होगा। नवपाषाण काल की सभ्यता की मुख्य विशेषता पेड़ पौधों तथा पशुपालन में आत्मनिर्भर उत्पादक अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार करने की पहल की तथा इस काल के निवासियों की अनाज की खेती द्वारा भोजन की सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त थी।
तथा साथ ही पशुपालन की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी थी। आलचीन के अनुसार प्रागैतिहासिक काल के अंत में तापमान में विशाल उतार चढ़ाव देखने को मिला तथा हिमयुग लगभग 10,000 साल पहले पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में जलवायु की स्थिति नवपाषाण काल जैसी ही थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि के प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिले हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण स्थान है मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ में नवपाषाण काल से ही धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों ने निर्मित घर तथा चूल्हे मिलते हैं। हम बात करेंगे कृषि का प्रसार। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में प्रारंभिक कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कहाँ? दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में, तथा प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे की भिन्नता को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता में बलूचिस्तान एक सीमांत क्षेत्र जैसा स्थान रखता है। पश्चिम एशिया से अफगानिस्तान द्वारा कृषि का इस क्षेत्र में विस्तार सिंधु सभ्यता के पहुंचने से पहले हुआ है। आलचीन के अनुसार इस क्षेत्र में जलवायु अत्यधिक गर्म तथा तापमान अत्यधिक उच्च होने से तथा सर्दियों में अधिक ठंड होने से ऊंची चोटियों पर 2 महीनों तक बर्फ ढकी रहती थी तथा इस प्रकार की जलवायु में नवपाषाणकालीन निवासियों को चारागाह तथा पशुचारण पर कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहना पड़ता था। इस क्षेत्र में सालाना वर्षा 10 इंच से कम होती थी तथा मुख्य रूप से यह बारिश सर्दियों के महीनों में होती थी। इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि इस स्थान पर पानी वहाँ के निवासियों तथा पशुओं के लिए एक आवश्यक अंग था। प्रागैतिहासिक काल में यह प्रमाण मिलता है कि बलूचिस्तान में पानी को एकत्र करने के लिए जलाशयों का निर्माण किया जाता था, जो कि मिट्टी तथा पत्थर के बांध से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है G.L. कौशल के अनुसार, इनकी जो बुक है, जो इनकी किताब है, उसका नाम है द इंडस सिविलाइजेशन अ कंटेम्प्रेरी प्रोस्पेक्टिव। कौशल के अनुसार अफगान बलूचिस्तान क्षेत्र पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के आधार पर समस्त रूप से ईरान के पठारों के समरूप था तथा इस क्षेत्र की उच्च भूमि भूमध्य क्षेत्र की सीमा पर है, जो कि विश्व में कृषि की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। इस क्षेत्र में घास के बड़े बड़े मैदान तथा बादाम के पेड़ों की संख्या ज़्यादा है। इसके साथ ही सर्दियों में गेहूं तथा जौ की खेती भी की जाती है। बलूचिस्तान क्षेत्र जंगली जौ तथा गेहूं के लिए उच्च स्थान माना जाता है। इस क्षेत्र के 2 प्रमुख स्थल जो कि कृषि से संबंधित है, नंबर 1 किली गुल महमूद और नंबर 2 मुडिगाक। किली गुल महमूद से जो है मवेशियों, भेड़ों, बकरियों तथा सांडों के पालने के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ ही इस स्थान से मिट्टी के ईंट मिलने के प्रमाण एक स्थायी जीवन प्रणाली की ओर इंगित करते हैं। आलचीन लिखते हैं कि यहाँ से घरेलू चूल्हे पाए जाते थे, जो कि प्रारंभिक काल में रोटी सेकने के लिए घर के बाहर स्थित थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु के मैदान बलूचिस्तान के उच्च भूमियों की अपेक्षा एक बिल्कुल अलग वातावरण तैयार करती है। वहाँ आधुनिक बांध रोकने के बावजूद वहाँ की अस्थायी नदियाँ तथा फैले हुए विस्तृत बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र अपना रास्ता बदलते रहते हैं। सिंधु नदी की मुख्य धारा एक विस्तृत मैदान है जो बाढ़ द्वारा निर्मित है तथा जून से सितंबर के मध्य की सालाना बाढ़ के हटने के बाद ही बहुत ही उपजाऊ भूमि बन जाती है। नदी के तटों तथा उसकी सहायक नदियों के जलमार्गों को खेती के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है तथा इसलिए आज भी वहाँ घने वनों की संख्या पाई जाती है। इस संबंध में इरफान हबीब का कहना है। इरफान हबीब के अनुसार वहाँ पर उपस्थित बीजों से प्रमाणित होता है कि अधिकांश भाग पर जौ तथा गेहूं की अलग अलग किस्में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इरफान हबीब का मानना है कि अनाजों की खेती पश्चिम एशिया से यहाँ आई थी तथा कृषि से पशुपालन को प्रोत्साहन मिला। अन्य प्रमाण जो कृषि से संबंधित है, जैसे कि मिट्टी की ईंटों के बने बड़े आकार के ढांचे जो कि प्रारंभिक अवस्था में अनाज भंडारों के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आगे की वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।